प्रिय विद्यार्थियों, देखो हमारा जो ये टॉपिक है रीति मुक्त श्रृंगारी काव्य की विशेषताएं। रीति मुक्त श्रृंगारी काव्य की हम 3 विशेषताओं को पढ़ा चुके हैं। रीति मुक्त श्रृंगारी काव्य की 3 विशेषताओं को पढ़ा चुके हैं। एक तो है स्वच्छंद एवं अकृत्रिम प्रेम का चित्रण, इसको हमने पढ़ा दिया है, इसके विषय में बता दिया है। विरह वर्णन की प्रधानता बताइए। और तीसरी विशेषता स्वानुभूति का चित्रण। इन तीनों को हम समझा चुके हैं। अब हम जो पढ़ाने जा रहे हैं वो चौथी विशेषता पढ़ाने जा रहे हैं, सौंदर्य चित्रण। कौन सी? सौंदर्य चित्रण। तो देखो, सौंदर्य का अर्थ तो आप जानते हैं। सौंदर्य का अर्थ होता है सुंदरता, आकर्षक लगना, अच्छा दिखाई देना। ये क्या है? सौंदर्य। कवि कहते हैं कि जहां रीतिबद्ध कवियों ने, मतलब जो रीतिबद्ध कवि होते हैं, रीतिबद्ध कवियों ने स्थूल एवं मासल सौंदर्य का यहाँ पर चित्रण किया है, अंकन किया है, आकलन किया है। स्थूल और मासल सौंदर्य का ये अंकन किया है यहाँ पर कि वही रीति मुक्त कवियों ने सौंदर्य की सूक्ष्म एवं मनोरम व्यंजना अपने काव्य में की है। जो रीतिबद्ध कवि हैं उन्होंने तो उसके मासल सौंदर्य का वर्णन किया है। मासल कहते हैं शारीरिक सुंदरता का वर्णन किया है। और जो रीति मुक्त कवि हुए हैं उन्होंने मासल सौंदर्य का वर्णन नहीं किया। उन्होंने सूक्ष्म रूप से उनके आध्यात्मिक दृष्टि से उनसे प्रेम किया है, उनके रूप का बखान किया है। सौंदर्य की सूक्ष्म एवं मनोरंजना, सौंदर्य की सूक्ष्म एवं मनोरम व्यंजना किए उन्होंने, कवियों ने अपने काव्य में किए। कौन से? रीति मुक्त कवियों ने। नायिका के अंगों की जो चमक दिखाई देती है, अंग द्युति, अंगों की जो चमक है, अंगों की जो सुंदरता है, अलंकारों के सौंदर्य का सुंदर चित्रण भी उन्होंने अपनी पंक्तियों में दिया है कवि ने। जैसे किसी कवि ने दिया है कि लट लोल कपोल कलोल करे, लट लोल कपोल कलोल करे, कल कंठ बनी जल जावली दे। लट लोल कपोल कलोल करे, कल कंठ बनी जल जावली दे। अंग अंग तरंग उठे द्युति की, परि है मनौ रूप अवय घर च्वय। मतलब कोई प्रेमिका होती है, प्रेमिका, इसमें प्रेमिका के सौंदर्य का चित्रण किया गया है। उन्होंने जो अनोखी उनकी उत्प्रेक्षाएं की हैं वे अत्यंत आकर्षक बन पड़ी है। और उन्होंने उस नायिका की मनोरम सुंदरता का वर्णन किया है। तो देखो, गौरवर्ण शरीर पर जब काली साड़ी प्रिया ने पहन रखी थी, उसके गोरा शरीर था, गौरवर्ण थी, काली साड़ी प्रिया ने पहन रखी थी, तो वह कैसी लग रही थी उसका मनोरम वर्णन भी कवि ने दिया है। जैसे श्याम घटा लिपटी थिर बीजुके, सोए अमावस अंक उजारी, घूम के पुंज में ज्वाल की मालसी, पैदृग शीतल ता सुखकारी। के छवि छायो सिंगार सुखकारी, सुजान तियातन दीपति प्यारी। कैसी फवी घन आनंद
चापनी सो पहरी चुनी सांवरी साड़ी। तो देखो नायिका, गौरवाणी की नायिका जब काली साड़ी पहन लेती है तो वह बहुत ही सुंदर दिखाई देती है। ऐसे लगती है जैसे कि बादलों की घटा में जब कोई चंद्रमा दिखाई देता है, वो ऐसे दिखाई देती है। बादलों की घटा में या अमावस्या की, कहते हैं कि श्याम घटा लिपटी थिर बीज के सोए अमावस अंक उजारी। अमावस की रात्रि में जब घटाएं छा जाती हैं, घटाएं छा जाती हैं तो उन घटाओं के बीच में, उन जो घटाएं होती हैं उन घटाओं के बीच में कोई छोटी सी उजाली दिखती है, मतलब प्रकाश दिखाई देता है। धूम के पुंज में ज्वाल की मालसी पे दृग शीतलता सुखकार। ये जो पद है, इस पद के माध्यम से कवियों ने नायिका की चेष्टाओं, हाव भावों एवं सौंदर्य का वास्तविक और अनुभूति परक प्रभावपूर्ण चित्रण किया है। वास्तविक चित्रण किया प्रभाव। देखो बच्चों, हम अगली विशेषता लेते हैं, प्रकृति चित्रण। प्रकृति चित्रण के बारे में आप जानते हैं, मतलब प्रकृति की सुंदरता का वर्णन किया गया है इसमें। देखो, प्रकृति चित्रण में कवियों ने कैसा चित्रण किया है कि रीति मुक्त काव्य में जो प्रेम उपलब्ध होता है उसका चित्रण बड़े ही उन्होंने उद्दीपन रूप में किया है। कैसे कि पवन को दूत बनाकर नायिका उससे अनुरोध करती है कि तू मेरे लिए मेरे प्रिय की चरण ला करके, चरण रज ला करके दे दे। तू मेरे प्रिय की चरण रज ला करके दे दे, मैं उसे अपनी आंखों से लगाकर मेरी विरह व्यथा को दूर कर लूंगी। प्रकृति की चित्रण में कितना अच्छा दिखाया है। पवन को दूत बनाती है नायिका और उससे कहती है, उससे अनुरोध करती है कि तू मेरे प्रिय की जो चरण धूल है ना, चरण रज है, उसे ला करके दे दे। मैं उस रज को अपनी आंखों से लगा लूंगी, जिससे मेरी विरह व्यथा दूर हो जाएगी। तो देखो, उन्होंने कोयल की कूक, चातक की पुकार वृणी के हृदय को छलनी कर देती है। जो वृणी होती है अपने प्रिय की याद में, जब प्रिय नहीं मिल पाता है तो वृणी होती है ना, उसके लिए कोयल की कूक, चातक की पुकार, ये उसके हृदय को चोट पहुंचाती है, उसके हृदय को छलनी कर देती है और मेघों की गर्जना उसे व्याकुल बना देती है। ये प्राकृतिक वातावरण है वृणी के लिए। तो निम्न पंक्तियों में कवि का कहने का भाव ये कि जो हम अब पंक्तियां देने जा रहे हैं, उन पंक्तियों में घनानंद ने वृणी की मनोव्यथा का प्रकृति के माध्यम से चित्रण किया है। वो जो पंक्तियां हैं वो घनानंद ने किस प्रकार दी हैं कि कारी कूर कोकिला काको बेर काढ़ती री। कारी कूर कोकिला काको बेर काढ़ती री, कूकी अवही करे जो किन कोरी ले। पेड़े परे पापी ये कलापी निस्द्योष, ज्यों ही चातक रे घातक है तू कान फोरी ले। इसमें देखो, प्रकृति जो वृणी नायिका होती है, उस वृणी नायिका प्रकृति की सुंदरता और वृणी के विरह को उद्दीप्त करती है। वृणी नायिका होती है ना, उसके विरह को ये और भी उद्दीप्त कर देती है। ये जो प्रकृति है,
प्रकृति को देख करके, प्रकृति की शीतलता, सुंदरता, इसको देख करके गृहिणी का विरह और भी ज़्यादा हो जाता है। उद्दीपन रूप में किए गए इस प्रकृति चित्रण की झलक भी पंक्तियों में देखी जा सकती है, जैसे कि महक महक मारे पावस प्रसून वास, महक महक मारे पावस प्रसून वास, त्रासनी उसास दैया कोला रहिए अचय। मतलब रीति मुक्त कवियों का प्रकृति चित्रण परंपरा पालन के लिए नहीं है, अपितु उसमें मार्मिकता एवं सजीवता दिखाई गई है। तो देखो ये जो प्रकृति चित्रण है, इसमें यही बताया गया है कि कोई गृहिणी नायिका होती है, तो गृहिणी नायिका के लिए जो प्रकृति की जो सुंदरता है, कौन सी, जैसे कोयल की कूक, चातक की पुकार, ये और बादलों की गर्जना, ये उसके हृदय को विदीर्ण कर देती है, व्याकुल बना देती है, उसके हृदय पर हृदयाघात करती है, चोट करती है, उसके हृदय को छलनी बना देती है। ये जो प्राकृतिक सुंदरता है, उसके अगर जो शीतल वायु होती है ना प्रकृति चित्रण में, वो शीतल वायु भी उसे ज्वाला के समान दिखाई देगी, शीतल वायु से भी वो झुलस जाएगी, क्योंकि वो गृहिणी है, अग्नि में झुलसी हुई है, विरह की अग्नि में झुलसी हुई है। जब तक उसे प्रियतम की समीपता नहीं होगी, प्रियतम से मिलन नहीं होगा, तब तक उसे प्रकृति की सुंदरता, शोभा, शीतलता कुछ भी अच्छी नहीं लगेगी। तो इसमें यही बताया है, गृहिणी नायिका के लिए प्राकृतिक सुंदरता उसको और भी झकझोर देती है। अब देखो, अब हम अगली विशेषता लेते हैं, लाक्षणिक भाषा का प्रयोग। लाक्षणिक भाषा का प्रयोग। लाक्षणिक भाषा का प्रयोग, देखो रीति मुक्त कवियों ने लाक्षणिक भाषा का जैसा प्रयोग किया है और कहीं भी दिखाई नहीं देगा ऐसा प्रयोग। देखो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने घनानंद की भाषा की प्रशंसा करते हुए लिखा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने घनानंद की भाषा की प्रशंसा करते हुए लिखा है कि इनकी सी विशुद्धि, सरस और शक्तिशालिनी ब्रज भाषा लिखने में और कोई कवि समर्थ नहीं हुआ है। इनकी इसी भाषा में, ब्रज भाषा लिखने में कोई कवि समर्थ नहीं हुआ है। जो इन्होंने वो भाषा का प्रयोग किया ब्रज भाषा का, किसने? घनानंद जी। तो देखो भाषा के लक्षक और व्यंजक बल की सीमा कहाँ तक है, इसकी पूरी परख इन्हीं को थी। किनको? घनानंद जी को। घनानंद जी भाषा के, ब्रज भाषा के एक प्रवीण योग्य कवि थे। और देखो इन कवियों ने साफ सुथरी ब्रज भाषा में काव्य रचना की है। कौन से? रीतिमुक्त श्रृंगारी काव्य के जो कवि हुए हैं, इन्होंने अपनी साफ सुथरी भाषा में काव्य रचना की है। इसकी भाषा में सरसता है, कोमलता है और उसके साथ साथ में नवीनता भी है। सरसता, कोमलता और नवीनता। देखो सरसता, कोमलता और नवीनता, इनकी भाषा में ये गुण पाए जाते हैं। सरसता, कोमलता और नवीनता के गुण पाए जाते हैं इनकी भाषा में। जो रीतिमुक्त श्रृंगारी काव्य होते हैं ना, रीतिमुक्त श्रृंगारी कवि होते हैं, उनकी भाषा में ये तीनों गुण मिलते हैं, सरसता, कोमलता और नवीनता। तो देखो भाषा का परिमार्जन, जो भाषा का परिमार्जन होता है तथा रीति मुक्त धारा के द्वारा हुआ है। भाषा का जो परिमार्जन हुआ है वो किससे हुआ है? रीति मुक्त धारा के अंतर्गत हुआ है। परिमार्जन का अर्थ होता है
भाषा को परिष्कृत करना, एकदम शुद्ध बना देना। तो भाषा का शुद्धिकरण कहाँ हुआ है? रीति मुक्त कवियों ने किया है। रीति काल में रीति मुक्त कवियों ने लिखा। तो देखो, रीति मुक्त काव्य हिंदी साहित्य की एक अमूल्य निधि मानी गई है। प्रेम के पीर के गायक इन कवियों ने प्रेम के उदात्त स्वरूप से लोगों को परिचित भी कराया है। कविता को इससे मुक्ति दिलाई है। देखो, इन्होंने अनुभूति को बहुत ही प्रभावित बना दिया है। अनुभूति को प्रभावित बना दिया है। प्रेम की मार्मिक अनुभूतियों से लोगों को परिचित भी कराया है इन्होंने। निश्चय घनानंद हिंदी के महान कवियों में से एक हैं, जो रीति मुक्त धारा के प्रतिनिधित्व कहे गए, प्रतिनिधि कहे गए। रीति मुक्त धारा के प्रतिनिधि माने जाते हैं। कौन? घनानंद। इनकी भाषा बहुत ही अच्छी और प्रभावित करने वाली है। इनमें रीति मुक्त जो श्रृंगारी कवि हुए हैं, घनानंद को सर्वोपरि माना गया है इसमें। वैसे घनंद आलम, बोधा ठाकुर, द्विजदेव आदि ये रीति मुक्त कवि के, रीति मुक्त श्रृंगारी काव्य के महान कवि हुए हैं। मुख्य रूप से तो यही कवि हैं, और भी हैं, पर देखो जो ये कवि हैं, इन्होंने ही रीति मुक्त जो श्रृंगारी काव्य की जो धारा है उसको चलाया है, और ये रीति मुक्त श्रृंगारी काव्य के महान कवि माने जाते हैं। धन्यवाद।